हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ और ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के न्यूमेरिकल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस लेक्चर में हम लोगों को एसिड बेस कंसेप्ट समझना है। अभी एसिड बेस है क्या, हालांकि हम सभी लोग जानते हैं एसिड और बेस डेली लाइफ में बहुत ही यूज होने वाले सब्सटेंस हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ऑरेंज की, अगर हम लोग बात करते हैं लेमन की, तो जैसे कि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। तो ये सारे जो कंपाउंड है हम लोग डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, इन सब में एसिड की प्रेजेंस होती है। सेम अगर हम लोग वॉशिंग पाउडर की बात करें जिसमें कि वॉशिंग सोडा होता है, तो वो भी हम लोगों के लिए डेली लाइफ में यूज किया जाता है। सेम जब एसिड और बेस एक परफेक्ट प्रोपोर्शंस पे कंबाइंड हो जाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उस केस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। तो आज के इस कंसेप्ट में हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अभी तक के एसिड के पोर्शन में ये बताया गया कि जो भी सब्सटेंस खट्टे होते हैं इसका मतलब उनमें एसिड की प्रेजेंस होती है, जो भी सब्सटेंस टेस्ट में बिटर होते हैं इसका मतलब वो बेस होते हैं। कुछ सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि वो बेस हैं। लेकिन जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की। बट अगर हम लोग केमिस्ट्री के बेस पर देखें तो केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड हैं और वो कंपाउंड एसिड, बेस और सॉल्ट में डिवाइडेड है। तो यहां पर किसी एक कंसेप्ट के द्वारा एसिड बेस को क्लासिफाई करना इम्पॉसिबल था, जिसके लिए यहाँ पर एसिड बेस थ्योरी आया और एसिड बेस थ्योरी का भी कंसेप्ट है जो कि साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से दिए। तो हम लोगों को उन्हीं एसिड बेस के कंसेप्ट को शुरू करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एसिड बेस कंसेप्ट की जब स्टडी करेंगे तो एसिड बेस कंसेप्ट में क्या है, देखो शुरू करते हैं। एसिड बेस कंसेप्ट, तो ये एसिड बेस कंसेप्ट में बहुत सारी थ्योरी आई, देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है आरेनियस कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका आता है ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका आता है लुईस कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका आता है लक्स फिलर्ड कंसेप्ट। और लास्ट में आपका आता है सॉल्वेटेड सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है बेटा, तो हम लोगों को इन कंसेप्ट पर बेस होके एसिड और बेस के बारे में बताना है। तो यहां पर आपको बस ये याद रखना है कि एसिड बेस कंसेप्ट को 5 डिफरेंट कंसेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में 1, 2 और 3 केवल ये 3 कंसेप्ट हम लोगों को स्टडी करना है। ये जो लक्स फिलर्ड कंसेप्ट है और सॉल्वेटेड सिस्टम कंसेप्ट है, इन दोनों के बारे में हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। चलो फिलहाल हम लोग आरेनियस कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो आरेनियस कंसेप्ट क्या होता है वो समझो। आरेनियस कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग एसिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एसिड की। देखो जरा, एसिड क्या होता है हमको ये समझना है। तो अगर हम लोग एसिड की बात करते हैं तो एसिड क्या होता है इस बात पर ध्यान दो। अभी तक की थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा, जो भी सब्सटेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड है, या ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं
उनके कलर को चेंज कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं? एसिड। अब यहाँ पर इन दोनों ही बातों को छोड़ के कुछ हटके बात की गई। क्या किया गया? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन है। क्या है? H+ आयन। और अगर हम उन सब्सटेंस को जो पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। सेम केस इसका जस्ट उल्टा, जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाए और वो OH- आयन देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। तो एसिड और बेस के इस दोनों डेफिनेशंस के बेस पर हम लोगों को एसिड और बेस के बारे में समझना है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। तो देखो, अगर हम लोग डेफिनेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा, एसिड में हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, अ सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion is called acid। तो आपकी क्या हुआ? एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने पर H+ आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनके दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, मींस डिफरेंस, एक डेफिनेशन और भी है, इन अनदर वर्ड, अगर दूसरे वर्डिंग में बोला जाए तो ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन देते हैं जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो उस केस को क्या बोला गया? एसिड। देखो, इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे नोट करेंगे? The substance which gives H+ ion when dissolved in water is called acid। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने पर H+ आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। तो अगर हम लोग इनके एग्जांपल की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग एसिड के एग्जांपल की बात करेंगे तो देखो जरा कौन से एग्जांपल है। अभी हम लोग इनको बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। फिलहाल देखो जरा, अगर हमने बात की HCl की, HNO3 की, H2SO4, CH3COOH, HCOOH, HCN, HClO4, H2SO3, HClO3, HClO2 एक्सेट्रा। तो यहां पर हमने ये जो कंपाउंड लिखे, ये सभी कंपाउंड आपके किसके एग्जांपल है? एसिड के। तो अगर हम लोग इन कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो ये सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है, और जब हम इन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन को देते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? एसिड। अब इसी के बेस पर हमें इनका थोड़ा सा आयोनाइजेशन कंसेप्ट समझना है। देखो जरा, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। रब कर दे। ओके, देखो जरा, अब हमारे पास आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है? मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कंपाउंड है HX, ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो H+ और X- बनाएगा, है ना। तो यहां पर ये जो HX है जो कि H+ आयन दे रहा है, ये क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड। अब ये इसी तौर से मान लिया हमारे पास एक HCl है, हमारे पास एक HNO3 है, तो जब ये डिसोसिएट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या होगा? ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा, मतलब H+ प्लस Cl माइनस, H+ एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। तो ये सारे आपके एग्जांपल किसके हैं? एसिड के। अगर हम लोग CH3COOH की बात करते हैं, किसकी?
CH3COOH। तो CH3COOH भी डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, जो कि ये भी एक्वस है और ये भी आपका एक्वस है। तो अब आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वो H प्लस आयन देता है तो फिर वो एसिड है अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट। तो यहां पर भी एसिड के एसिड को टू टाइप से डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक को पहचानने का तरीका हमने जो इलेक्ट्रोलाइट में बताया था, जो भी सब्सटेंस 100% डिसोसिएट हो जाते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग है और जो 100% डिसोसिएट नहीं होते वो आपके वीक हैं। तो यहां पर भी एसिड को उसी तरीके से क्लासिफाई किया गया है जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाली बात थी किसकी, अरेनियस कंसेप्ट के एसिड की। तो अब हम लोगों को अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस पर स्टडी करना है। इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब हम लोग बेस की बात करेंगे। किसकी, बेस की। किसके अकॉर्डिंग, अरेनियस के अकॉर्डिंग। तो देखो बेस क्या होता है, हमने अभी क्या बताया, ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने पर OH माइनस आयन देते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, OH माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड बेस। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH माइनस आयन देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। इसको भी देखो एक सिंपल लैंग्वेज में दिखाते हैं। इन अनदर वर्ड द सब्सटेंस which gives OH minus ion when dissolve in water is called base। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH माइनस आयन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो अब यहां पर तुम लोगों ने ध्यान दिया गया, एसिड और बेस दोनों को जब डिसोसिएट किया गया और दोनों ही कंपाउंड जब अपने आयंस में डिवाइड हुए वहां पर वाटर का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो अगर वाटर का इन्वॉल्व होता है और फिर वो अपने आयंस में डिवाइड होकर H प्लस और OH माइनस देते हैं तो फिर वो एसिड और बेस को क्लासिफाई कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अगर यहाँ पर समझ लो, अगर यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस नहीं है, मॉलिक्यूल एक्वस फॉर्म में नहीं है, उस केस में हम एसिड और बेस को क्लासिफाई तो कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा कौन सा बेस होगा, बट वो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई नहीं होगा। फिर हम वहां पर कंसेप्ट बदल देंगे, वहां पर थ्योरम बदल जाएगा। फिलहाल बेस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बेस के एग्जांपल की बात करेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है MOH है जो कि अपनी एक्वस स्टेट में है। जब ये आयोनाइज होगा, M का मतलब यहाँ पर मेटल है, जब ये आयोनाइज होगा तो M प्लस एक्वस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी क्या है, बेस है। जैसे मान लिया हमारे पास NaOH है, तो NaOH जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, जब ये डिसोसिएट हुआ तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। अब इसके भी अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे NaOH, KOH, COH का हो ट्वाइस, MgOH का हो ट्वाइस, NH4OH एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके बेस के एग्जांपल है। तो अरेनियस ने जैसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बताया, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में भी बताया। कैसे, जो भी बेस होगा अगर वो 100% डिसोसिएट होता है
तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है तो फिर क्या है, वीक बेस। ठीक है बेटा, तो इसका आप जो है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसके आगे चलते हैं। हो गया, चलो अब रब करते हैं। अब इसका एक समराइजेशन पढ़ लेते हैं ना। देखो समराइजेशन में क्या है, अगर हम उसको समराइज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस, ठीक है। आरेनियस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर। सिमिलरली उन्होंने बोला एसिड जो है H+ आयन देते हैं वाटर में, उसी तरीके से बेस क्या होगा, बेस गिव्स OH- आयन इन वाटर। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जितने भी H+ आयन देंगे वाटर में वो एसिड है, और जो OH- देंगे वाटर में वो बेस है। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम लोगों को इसी कंसेप्ट का न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन। देखो जरा, अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं, अभी हमने शुरुआत में भी ये बात बताई थी कि जब एसिड और बेस अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शंस पर आपस में कंबाइंड होते हैं, अपने परफेक्ट रेशियो पर आपस में कंबाइंड होते हैं, तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो क्या बोला गया, व्हेन, लिख लेते हैं, व्हेन एसिड कंबाइंड with base, then salt and water are produced. This process is known as, this process is called न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, अब बेसिकली आरेनियस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको आरेनियस न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, आरेनियस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा, अब देखो अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल की बात करें तो क्या बोला गया, अगर एसिड को बेस के साथ ऐड कर दिया जाए तो फिर वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये प्रोसीजर आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। मान लिया हमारे पास एक एग्जांपल HCl और हमने बेस के साथ ऐड कर दिया NaOH, तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा NaCl प्लस H2O। यहां पर HCl क्या है, एसिड, NaOH क्या है, बेस, NaCl क्या है, सॉल्ट, और H2 क्या है, वाटर। तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम लोगों को यह पहचानना है कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, उसकी भी इस चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल इसको आप लोग फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, चलो। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, कर दो बेटा, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन बताना है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, बस ये पहचानना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो H3O+ होता है, H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन है, और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होगा, OH-, इसी के बारे में समझना है। ठीक है, देखो अगर हम लोग एक H2O को H+ के साथ ऐड करते हैं तो फिर वो H3O+ बनाता है, और इसी को हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। दूसरा फेज क्या है,
दूसरा फेज ये है कि अगर हम लोग H2O को H2O के साथ ऐड कर देते हैं तो फिर क्या बनता है, तो फिर बनता है H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो ये वाला केस क्या है, हाइड्रोनियम आयन, और ये वाला क्या है, ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन। हाँ, तो एक चीज और समझ लो, जब किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन ऐड होता है तो फिर वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो केवल CH3O प्लस ही हाइड्रोनियम आयन नहीं है, वाटर के अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल लेते हैं और फिर उसके साथ हाइड्रोजन आयन को ऐड करते हैं, तो जो भी स्पीशीज आपका बनेगा वो सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, हाइड्रोनियम आयन के होंगे। तो देखो जरा इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन के कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं। मान लेते हैं H2O को जब H प्लस के साथ ऐड किया तो H3O प्लस बनाया, तो H3O प्लस किसका एग्जांपल है, हाइड्रोनियम आयन का। लेकिन अगर हम लोग वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लें, जब हम लोग वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। नहीं समझे, देखो मान लेते हैं ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, अगर H2O के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जब H2O के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल क्या बनाना चाहिए, H4O2। अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिया जाए तो फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ जब ऐड हो जाएगा तो बनेगा H5O2 पॉजिटिव। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्यों, क्योंकि ये H2O मॉलिक्यूल के साथ H प्लस ऐड हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव स्पीशीज है, कैटायन है, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल होगा, हाइड्रोनियम आयन का। मतलब जैसे कि CH3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है, वैसे ही H5O2 पॉजिटिव भी आपका हाइड्रोनियम आयन होगा। अगर हम लोग वाटर की जब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए तो हमने H5O2 पॉजिटिव दिखाया। अगर हम लोग वाटर के 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वाटर क्या होगा H2O, और वाटर के अगर हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल लिए तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो क्या बनाएगा H6O3। जब इसके साथ हम लोग एक H प्लस आयन ऐड कर देंगे तो फिर क्या बनाएगा H7O3 प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी H प्लस आयन H2O मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता है और जो भी वो कैटायन बनाएगा वो कैटायन आपका क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन होगा। सेम केस जब हम लोग इस हाइड्रोक्सिल आयन की बात करते हैं तो जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो डिपेंड्स करता है कि वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे अगर उसके साथ OH माइनस ऐड हो जाता है तो जो भी स्पीशीज बनेगा वो स्पीशीज में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो सारे स्पीशीज आपके किसके एग्जांपल होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन के। और ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर में आप लोग इसको ध्यान से लिखिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। देखो अगर हम लोग OH माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम लोग OH माइनस की बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O और इसके साथ OH माइनस ऐड हो गया। जब ये H2O OH माइनस के साथ ऐड होगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा H3O2 माइनस। तो अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन के एग्जांपल की बात करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन का स्पीशीज क्या बनाएगा H3O2 माइनस। दूसरा केस, अगर हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल 2 होते, अगर वाटर मॉलिक्यूल 2 होते तो यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या बनाएगा H4O2। लेकिन अगर हम इसके साथ एक OH जोड़ दें, अगर हम इसके साथ एक OH ऐड कर देते हैं तो जो बनने वाला स्पीशीज होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन होगा। क्यों, उस पर उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बनाएगा, फिर बनाएगा H5O3 नेगेटिव। नेक्स्ट, अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल 3 होते तो वो क्या बनाता है H6O3। जब वो OH माइनस को ऐड करेगा तो अब क्या बनाएगा H7O4 माइनस। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं किसके, हाइड्रोक्सिल आयन के। तो आपको यह समझना है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल जब H प्लस आयन देता है तो जो भी स्पीशीज जब H प्लस आयन ऐड करता है तो जो भी वो स्पीशीज बनाएगा वो आपका हाइड्रोनियम आयन का एग्जांपल होगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल OH माइनस को ऐड करेगा तो जो भी स्पीशीज बनाएगा वो आपका
हाइड्रोक्सिल आयन का होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर बेसिकली ये बनाता कैसे वो सब समझ लो। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा नहीं होता, ये जो हमने आपको ऐसे बताया ये बेसिकली प्रैक्टिकल फिनोमेना नहीं है, ऐसे समझने के लिए ठीक है, याद रखने के लिए तरीका ये सेम है, बट ये ऐसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल 2 है HR, ये हम लोग कैसे पता करेंगे देखने में। तो ये बस याद रखने का एक तरीका है, इस तरीके से आपको याद रहेगा कि हाइड्रोनियम आयन की कौन कौन से स्पीसीज होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन के कौन कौन से स्पीसीज होते हैं। बट अगर हम लोग इनके मॉलिक्यूल्स को जब ऐड करते हैं H+ आयन के साथ, तो ऐसा क्यों होता है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है। अगर हम लोग H2O के स्ट्रक्चर की बात करें, देखो अगर हम लोग H2O के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग जानते हैं H2O का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और ये 2 लोन पेयर किसी भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। अब मान लो कहीं से इसके पास H+ आयन घूम घाम के आ जाता है, मतलब एक प्रोटॉन इसके पास आ जाता है, तो वो क्या करेगा, इस लोन पेयर की प्रेजेंस में उसके साथ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाए तो इजीली वो अट्रैक्शन को शो करेगा। तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और कहीं से अगर H+ आयन H+ आयन को जब मिक्स किया जाता है तो जो H+ आयन होगा वो किसी भी ऑक्सीजन के एक लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल में लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से वो उसमें अटैच हो जाता है और फिर वो अपने हाइड्रोनियम आयन को डेवलप कर लेता है। तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है। यही प्रॉपर्टी आपके OH- आयन में भी वर्क करती है। तो अभी हम लोगों ने आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, नेक्स्ट कब कोई कंपाउंड एसिड होगा, कब कोई कंपाउंड बेस होगा, ये सब हम लोग बता पा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट क्या है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन भी डिस्कस किया। तो फटाफट आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे को एक बात याद आ गई, मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, रब कर दो। हाँ, तो अभी हम लोगों को हम क्या बताने वाले हैं वो समझ लो। हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाले हैं, और इस ट्रिक में बहुत सारे बच्चे जिस बात को कंफ्यूजन में रहते हैं, हम उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। कैसे? हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी सॉल्यूशंस की, किसी भी कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर की बात की जाती है तो उसके सिर्फ 2 तरीके होते हैं। क्या? अभी तक के फॉर्म में जो देखा गया, या तो हम उसको टेस्ट करके बताएं कि वो खट्टा है या बिटर है, तो एसिड है या बेस है, या नमकीन है तो सॉल्ट होगा, या फिर हम उसमें लिटमस पेपर का यूज करके बता सकते हैं। तो लिटमस पेपर का जब हम लोग यूज करते हैं तो बेसिकली उसमें कलर चेंज हो जाता है लिटमस पेपर का। तो वो कलर का कंफ्यूजन, मतलब रेड होगा तो वो किस कलर में कन्वर्ट होगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो किस कलर में कन्वर्ट होगा, और वो एसिड होगा तो किस कलर में होगा, और बेस होगा तो किस कलर में होगा। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूं, जिससे क्या होगा, अगर इस कलर कंसेप्ट में कभी कोई क्वेश्चंस आया तो आप लोग भूलेंगे नहीं। देखो, अगर हम लोग
लिटमस पेपर की बात करते हैं तो अगर हम लोग क्या करें, ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्लू लिटमस पेपर। तो जब भी ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप कराते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ये बात याद रखना थोड़ा सा टफ केस है, मतलब हम लोग रट्टा भी मारेंगे तो भूल जाएंगे। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है एक वर्ड याद रखना है और उस वर्ड का नाम है अनिल। अब अनिल क्या है? अनिल तो किसी ना किसी बंदे का नाम होता है, लेकिन इसी अनिल नाम से हम लोग वो ट्रिक याद रख सकते हैं। कैसे? बस आपको याद ये रखना है, इसको अनिल में जो आ होता है और आ से बनता है अम्ल, और हिंदी में एसिड को ही अम्ल कहते हैं। जो नी है ये बेसिकली नी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, वो नी मतलब नीला वर्ड है। ओके, और जो ला है, इस ला का मतलब आपको समझना है लाल से। किससे समझना है? लाल से। वो मेरा मार्कर नहीं चल रहा है रेड कलर वाला, चलो भाई मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं। तो ये आपका क्या है? लाल। ठीक है, तो अम्ल को इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। लाल को क्या बोलते हैं? रेड। और नीला क्या होता है? ब्लू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक एसिड है, अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप कराते हैं तो फिर वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? फिर वो आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई भी ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है किसी सॉल्यूशन में डिप कराने पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एसिड है। इसका जस्ट उल्टा बेस होता है। मींस अगर हम लोग यहां पर लिख दें इन बेस, अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो अगर रेड लिटमस पेपर है, यहां पर ब्लू था, अब हमने क्या किया, अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर ले लेते हैं और उस लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप कराते हैं। अब वो सॉल्यूशन बेसिकली किसका है? बेस का है, वो तो हमें पता लगाना है। तो जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को बेस सॉल्यूशंस में डिप कराते हैं तो फिर वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये बहुत टफ टास्क नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये हमें क्या बता रहे हैं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि इसको याद रखने का सबसे सिंपल मेथड क्या है? अनिल नाम। बस इस नाम को आपको याद रखना है, और अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इजीली लर्न रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और भूलेंगे नहीं। जनरली इसमें बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। मेरे को अचानक से याद आ गया, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा और आज का पूरा लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत फास्ट नहीं पढ़ाया, स्लो करके सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी डालिए, सब्सक्राइब भी करिए, और उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और उस अगले लेक्चर में हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग इस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वो H+ आयन देता है तो उसको एसिड बोलते हैं। जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और OH- देता है तो फिर वो बेस है। सेम केस जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट है उसमें OH के बारे में कोई बात ही नहीं की गई, उसमें डिसोसिएशन की, डिसॉल्व होने की कोई बात ही नहीं की गई, उसमें बस आयोनाइजेशन होने की बात की गई, उसमें प्रोटॉन के बारे में बात की गई। तो वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हम कंपाउंड में पहचाने कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, किसके अकॉर्डिंग कौन सा कंपाउंड एसिड होगा, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग कौन सा एसिड होगा, बेस के आर्सेनिक के अकॉर्डिंग कौन सा एसिड होगा, ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम उनका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिलहाल आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के साथ। चलिए, ओके, बाय।